दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी है और हर क्षेत्र में सियासी पार्टियों की नेता पहुंच रहे हैं और अपनी-अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। बात आज अक़लियती बहुल इलाके की, यानी किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र की आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जावेद अख्तर साहब हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है जावेद साहब आपका। शुक्रिया, कोचाधामन शुक्रिया। विधानसभा क्षेत्र में करीब 74% अक़लियती आबादी है। यहाँ जो है मुजाहिद आलम साहब आरजेडी के उम्मीदवार हैं, बीना देवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और सरवर आलम को एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। इजहार असफी साहब एमएलए बने थे। जीतने के बाद उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। हालांकि इस बार आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया। मुजाहिद आलम साहब जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए और मुजाहिद साहब को टिकट मिल गया। मुजाहिद साहब कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं और 2010 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर अख्तरुल ईमान कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। आज जो है अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट है, यानी कि 2010 के बाद जो है कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी कभी सीट नहीं निकाल सकी है। इस बार मुजाहिद साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या होगा मंजरनामा, क्या है माहौल? जावेद साहब, पहला सवाल आपसे यही कि क्या देख रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। कोचाधामन में जो समीकरण है, वो आपने खुद ही बताया कि 75 फ़ीसद तकरीबन मुसलमानों की आबादी है और इसमें 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, जो एक एक एमआईएम और दूसरे आरजेडी और तीसरा जो कैंडिडेट है वो बीजेपी बीना देवी के हैं। जी। बीना देवी का जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा है कि मुजाहिद साहब ने वहाँ के लिए पहले भी एक बड़ा नाम है वहाँ के लिए और पहले भी उन्होंने जीत दर्ज की है वहाँ पे और आरजेडी को सिर्फ एक बार वहाँ से मौका मिला है, जी। आपने खुद बताया। लेकिन इस बार जो समीकरण है, हुँ। जो हालात हैं, एमआईएम का जो असर है, चूँकि एमआईएम पहले भी जीत चुकी है वहाँ पे, 2 साल बाद इजहार असफी साहब छोड़ के चले गए आरजेडी में, लेकिन वहाँ पे जो एमआईएम के लिए जो नौजवानों में एक जो कशिश है, वो मुझे लगता है कि वो अच्छा खासा वो एक वोट बैंक है एमआईएम का वहाँ पे। अब ऐसे हालात में कि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं मुजाहिद साहब मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन हो ऐसा लगता है कि ये दोनों कैंडिडेट अपने हिसाब से वोट लेंगे और कहीं इसमें तीसरी पार्टी जो है और बीना देवी का इसमें फायदा हो सकता फायदा है। हो सकता है, इसलिए कि ज़्यादातर मुजाहिद साहब जो है पहले बाई इलेक्शन 2014 में जीते थे, फिर जी, उन्होंने जी। 2015 में अख्तरुल ईमान को हराया था, जब अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम के टिकट से वहाँ छोड़ चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, हाँ, वो 2015 की बात है। मुजाहिद साहब ने जो है हराया, जेडीयू के टिकट से जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और जीत गए। इस बार आरजेडी में है, आरजेडी जो है 2010 में ये सीट निकाली थी। अब 2025 के चुनाव में मुजाहिद साहब जो है जेडीयू का दामन उन्होंने छोड़ा, आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अब आरजेडी का जो एक तरह से कहा जाए महागठबंधन का जो चेहरा है सीमांचल में, आज की तारीख में मुजाहिद साहब हैं। तो एक वक़ार जी। का भी सवाल है, एक इज़्ज़त का भी सवाल है। सीनियर लीडर हैं, पहले से चुनाव जीते हैं, इस बार जो है काफ़ी मज़बूती के साथ इंतखाबी मैदान में हैं। लेकिन एमआईएम जो है पिछले चुनाव में एमआईएम को जीत हासिल हुई थी। एमआईएम काफ़ी मज़बूती के साथ मैदान में डटी हुई है और तमाम चीज़ें जो है हम लोग देख रहे हैं कि लोग किस तरह से वहाँ पे कह रहे हैं। इसमें बीना देवी हैं। तो क्या लगता है आपको कि एनडीए के लिए ये रास्ता कहीं न कहीं आसान होगा, जहाँ 74% अक़लियती आबादी है, वहाँ से बीजेपी ने बीना देवी को टिकट दिया है, हालाँकि मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट बीजेपी दे सकती थी लेकिन नहीं दिया। बहरहाल बीना देवी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, तो क्या देखते हैं कि रास्ता जो है कहीं न कहीं उनके लिए आसान दिख रहा है? वोटों का अगर डिवीज़न होता है तो उनको फ़ायदा होगा। बीजेपी एक बहुत ही माहिर पार्टी है और बड़ी पार्टी है। उसने ये बड़े सोच समझ के ये फैसला किया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टी एक तो पार्टी के हिसाब से एमआईएम वहाँ मजबूत है, कैंडिडेट चाहे जितना कमज़ोर हो सकता है, लेकिन पार्टी वहाँ मजबूत है। उसका एक जड़ है जो जीत दर्ज किया था उसने और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किया था।
उसका असर, और फिर एक आरजेडी को लेके, हालांकि वहां पे एमआईएम की वजह से जो इजहार रश्मी साहब छोड़ के गए थे, एक गुस्सा जरूर है वहां पे, लेकिन फिर भी चूंकि वक्फ बोर्ड, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और इस तरह की चीजें जो है, उस पर जेडीयू का जो एक मौकिफ था, जो स्टैंड था, उससे एक बड़ी शदीद नाराजगी है। तो हो सकता है कि वो नाराजगी लोग वक्ती तौर पे वो भूल के कि भाई ये मेरा बड़ा इशू है, वक्त अमेंडमेंट एक्ट, वो लागू नहीं होना चाहिए, इसलिए हो सकता है कि वो वोट शिफ्ट कर जाए आरजेडी में। वरना आरजेडी से भी लोगों को वहां पे आरजेडी के खिलाफ भी कुछ हद तक नौजवानों में गुस्सा है। अब ये डिपेंड करता है कि वो गुस्सा के आरजेडी के खिलाफ, जो उसने कैंडिडेट को छीन लिया था, वो गुस्सा, और ये वक्त अमेंडमेंट एक्ट, वो कौन सा पलड़ा भारी होता है। मुझे लगता है कि अवाम वहां की सूझबूझ से शायद ये हो सकता है कि कहीं ऐसा सोचे कि वक्त अमेंडमेंट एक्ट, जो बहुत ही खतरनाक एक्ट है, उसको मद्देनजर रखा जाए, उसको पेश नजर रखा जाए, और हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा फायदा मिल सकता है मुजाहिद आलम को। लेकिन और जो ये आम जी हालात जो इसमें है, उन हालात में वो बीजेपी, हो सकता है कि इन दोनों को पीछे छोड़ के इनका वोट बटेगा और ये बीजेपी निकल सकती है। आमतौर हाँ। पे जो कोचा धामन में जो बात हो रही है हम लोगों की, लोगों से, तो लोग जो है पार्टियां जो है अलग-अलग सवाल को लेकर बात तो करती है, लोकल इश्यूज पर जो है उस हिसाब से गौर नहीं किया जाता है। हल करने की कोशिश होती है कि हम जीत जाएँगे तो फला-फला काम करेंगे इलाके के लिए, लेकिन होता नहीं है मसला हल। कोचा धामन ही वो विधानसभा क्षेत्र है जावेद साहब, जहाँ एएमयू का ब्रांच कायम है। नीतीश कुमार ने चलिए ज़मीन दिया, यूपीए की सरकार ने जो है सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, फातिमी कमेटी के रिकमेंडेशन पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच बहरहाल आई यहाँ पे। नीतीश कुमार ने ही ज़मीन दिया था कोचा धामन में, लेकिन कैंपस नहीं बन सका। अगर कैंपस बनता तो पूरे सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा था, तालीमी जो है एक रास्ता वहाँ निकल सकता था। तो ज़िम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। सरकार या पार्टियाँ जो है बड़े-बड़े दावे करती है, काम उस हिसाब से होता नहीं है। तो कोचा धामन में लोग ये सोच रहे हैं, ठीक है, पार्टी का अपना एजेंडा है, कई सारे सवाल जो है स्टेट लेवल के भी हैं और नेशनल लेवल के भी सवाल हैं, लेकिन लोकल इश्यूज़ भी कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में अहम बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या कहना है आपका इस पर? जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वहाँ ब्रांच है, वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता था, लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी है उसके वो बुनियाद ही कमजोर है। वहाँ पे ना उसके पास इमारत है, इमारत तो है लेकिन 2 कमरों में क्लासेस चलते हैं वहाँ पे। और उसको, उसका जो भी फंड था, उस फंड के लिए वहाँ के एमपी मोहम्मद जावेद साहब ने वहाँ पे पार्लियामेंट में धरना तक दिया, और लोगों ने इसी बहुत उठाया। अख्तरुल ईमान साहब ने खुद उस इशू को बड़े जोर शोर से उठाया। लेकिन एक जो बात गौर करने की है, वो ये कि वहां पे भी जेडीयू जीत चुकी थी, और मुजाहिद आलम साहब उसके नुमाइंदगी कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के साथ रहने के बावजूद वहाँ एएमयू के लिए कुछ भी नया नहीं हुआ, उसकी तरक्की, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं हुआ। जी। वहाँ के अवाम में मायूसी है कि जब हम जेडीयू को भी वोट देते हैं और बीजेपी में उन मरकज में वहाँ गवर्नमेंट भी है, फिर भी वहाँ पे लोकल लेवल पे, मकामी सतह पे कोई काम नहीं हो पाता। तो वहाँ के अवाम लोग बड़े पसोपेश में है कि आखिर हम मकामी इशू को भी उठाते हैं तो भी नहीं सुनती है गवर्नमेंट, और दूसरे इशूज की तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर ऐसे क्या करें। कोचा धामन में ऐसा लग रहा है कि तीन तरफा मुकाबला है, या आप देखते हैं कि महागठबंधन और एमआईएम के बीच मुकाबला है? क्या देख रहे हैं आप? आ, ये अभी आप बज़ाहिर दिख रहा है जरूर कि वो आरजेडी में और वहाँ पे बीजेपी में मुकाबला है, लेकिन नौजवानों का एक तबका जो है, वो इस इशू पर अभी भी बहुत नाराज है। और फरूल ईमान साहब ने ये कई बार अपनी तकरीर में ये कहा है कि उन्होंने 4 लिया है तो मैं 24 लूंगा या 44 लूंगा। तो इस तरह के वो भी एक बड़ा असर रखता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये ऐसा ट्रायंगुलर अगर तरफी, 3 तरफा अगर मुकाबला होता है, तो इसमें 3 तरफा मुकाबले में यकीनन बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। वहाँ हुँ। की जो वहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वहाँ पे, वो महानंदा और
एक आध दो और नदियाँ जो है वहाँ पे, हर साल वहाँ पे सैलाब लाती हैं ये नदियाँ, और वहाँ पे जो ज़रख़ीज़ मिट्टी है, वो बह के चली जाती है। खेती तबाह हो जाती है, वहाँ पे नक़ल मकानी ये माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे एक जो अवाम में, वहाँ के मकामी लोगों में एक ये है तासुरात इसको कह सकते हैं, कि एमआईएम जो जीतती है, वो अब तक जीत तो उसने भी दर्ज की थी, लेकिन वो उसकी बात को वहाँ पे सुनी नहीं जाती है उसकी बात। तो मकामी वो चिल्लाते ज़रूर हैं, सीमांचल के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वो अभी भी कोई बहुत कुछ भी नहीं हुआ। हालाँकि सीमांचल से बहुत बड़े-बड़े लीडर्स हुए हैं, लेकिन अब तक वहाँ पे काम नहीं हुआ। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि चलिए, कौन-सी बहुत पार्टी शुक्रिया। हुँ। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे जावेद अख्तर साहब, वरिष्ठ पत्रकार। ज़ाहिर है, कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के जो मसले हैं किशनगंज के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तरह ही कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र का मसला है। सबसे बड़ा मामला पलायन से जुड़ा है, बेरोज़गारी है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शैक्षणिक इदारों की ज़बरदस्त कमी है, सैलाब जो है अपनी तबाही सैलाब की तबाही से लोग परेशान होते रहे हैं और हर चुनाव में सियासी पार्टियों की तरफ से ये वादा होता है कि इन तमाम मसलों को हल किया जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार भी कमोबेश जो सियासी पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कहीं न कहीं इन तमाम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, लोकल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लोग जो है किस पार्टी पर और किस उम्मीदवार पर भरोसा करते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।